हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 9th का 9 नवंबर को जो आपका वीकली टेस्ट होगा ना, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और इस वीडियो में मैं जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो वीकली टेस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बाकी अगर ना भी आए तो आपको ये वाला क्वेश्चंस को हमेशा याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ आपको डेराइव कराऊंगा, यानी बोलो तो प्रूव करके सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्या सिद्ध करूंगा, कैसे करूंगा, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। फिलहाल सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चंस कार्य तथा जो आपके पास कार्य तथा ऊर्जा वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना हो कि आपको लगे कि कहाँ से क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है वो निकालने बोल रहा है। सबको पता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12mv² होता है, सबको पता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली एक स्पेशल केस है। केस क्या है कि आपको गतिज ऊर्जा निकालना है, लेकिन किसका निकालना है? समझो कि जिस पिंड का जो वेग होगा आधा किया हुआ है, उसका आपको क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा निकालना है। तो भाई साहब हाफ का तो हाफ ही रहेगा, मास तो वही है, एम तो भाई साहब पिंड का द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन जो v² होता है, जो वेग होता है, यहाँ वेग को कितना लेना है? v/2 लेना है। पूछो क्यों? क्योंकि वेग तो v होता है, परंतु वेग का आधा लेना है। इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे, तो हम लोग v के जगह क्या लिखेंगे? v/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ का हाफ हो गया, m का m हो गया, v/2 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया? v का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक। अब एक काम करता हूं, v² अपॉन में 4 को क्या मैं v² इंटू में 1/4 लिख सकता हूं। तो एक काम करता हूं, इस वही 1/2 को मैं सबसे आगे लिख देता हूं। तो क्या बन जाएगा आपके पास? बन जाएगा 1/4 इंटू का हाफ m। अब क्या बचेगा? v² 1/4 उधर चला गया, तो सिर्फ बच गया v²। और सबको पता है कि हाफ m v² होता है, ये नॉर्मली किसी भी पिंड का गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और इसके आगे देख सकते हो कि हमारा क्या आ चुका है कि 1/4 गुना आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसे पिंड का गतिज ऊर्जा निकाला है जिसका वेग आधा किया हुआ है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि नॉर्मल तो ये होता है किसी भी पिंड का गतिज ऊर्जा, लेकिन जब हम लोग वेग को आधा करेंगे तो उस पिंड का गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/4 इंटू का हाफ mv², यानी कि नॉर्मल का 4/4, ठीक है ना, 4/4 होगा, यानी कि इसको 1/4 यानी कि चौथाई, यही होगा सही आंसर, ठीक है ना। 1/4 का मतलब कितना था? चौथाई ना होता है। तो नॉर्मल जितना फोर्स लेगा उसका 1/4 लेगा, यानी कि चौथा भाग लेगा, ठीक है। तो वही चीज इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक पिंड को भिन्न भिन्न दिशा में 5 मीटर की दूरी पर खिसकाया जाता है, कार्य का अधिकतम मान कब होगा? अरे जाहिर सी बात है कि पिंड को जब हम लोग उद्ग्र ऊपर की ओर खिसकाएंगे, यानी कि उसको एकदम स्ट्रेट ऊपर की ओर वर्टिकली एकदम अपवर्ड हम लोग क्या करेंगे? उसको उठाएंगे, तब उसमें ज्यादा कार्य होगा। सीधी सीधी बात है, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास 2 पिंड है और उसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। एक का दिया हुआ 10 ग्राम और एक का दिया हुआ आपके पास 20 ग्राम, ठीक है, दिया हुआ है वेग। तो उनके संवेग का आपको अनुपात निकालने बोला है, ठीक है। तो ये सीधा सीधी बात है कि जो संवेग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P बराबर में होता है मास इंटू वेग। और यहाँ पे जो आपके पास 10 ग्राम और 20 ग्राम यहाँ पे किलो में, ठीक है, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है, ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक। खैर, तो देखो आपके पास 2 पिंड है, तो एक पिंड अगर मान लो 10 किलोग्राम का है तो उसका जो संवेग होगा वो कितना हो जाएगा? 10 इंटू का, देखा जाए तो देखो दोनों का वेग समान है, ठीक है ना, दोनों पिंड का देखा जाए तो वेग समान है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए भी होगा, यानी कि जो 10 किलोग्राम वाला जो पिंड है इसका जो संवेग होगा कितना होगा? 10 इंटू का भी होगा। और जो 20 किलोग्राम पिंड का जो वस्तु है उसका संवेग क्या होगा? वही क्या हो जाएगा आपके पास? 20 इंटू का भी हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी वेग समान है। अब देखो यहाँ चूंकि आपको अनुपात निकालने बोला था, इसलिए मैंने क्या किया, 10 किलोग्राम जो पिंड है उसका जो संवेग होगा जो कि क्या हो जाएगा? 10 इंटू का भी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला था संवेग का m इंटू भी। यहाँ पे m 10 है और v का भी ही होगा, क्योंकि v हमको दोनों के लिए समान है तो मैं भी ही रखता हूँ, इसे कोई मान दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और जो 20 किलोग्राम है इसको हमको नीचे में रखना पड़ेगा बटे में, क्योंकि अनुपात निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10 किलोग्राम का जो पिंड है उसका संवेग और 20 किलोग्राम का जो पिंड है उसका संवेग हमको क्या ना आपस में अनुपात में यानी भागा देना पड़ेगा। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे? नीचे में हम लोग 20 किलोग्राम जो पिंड है इसका हम लोग क्या निकालेंगे? संवेग निकालेंगे, जो कितना होगा? 20 इंटू का भी। अब देख सकते
सकते हो वी कट गया, 10 एक 10, 10 दूना 20 यानी कि 1/2 आया, 1/2 मतलब क्या 1:2 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य होता है, तो भाई साहब उसका जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, यांत्रिक ऊर्जा हर जगह पे समान होता है, याद रखना मेरी बात। फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के द्वारा कुल कार्य को दिखाया जाता है, ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में बल लग रहा है 7 न्यूटन का, मान लो कोई वस्तु उसमें 7 न्यूटन का बल लग रहा है और जिस तरह बल लग रहा है उसी दिशा में देखा जाए तो वस्तु 8 मीटर विस्थापित हो जाती है, यानी कि जैसे मान लो इस तरह बल लग रहा है तो इधर 8 मीटर क्या हो रहा है कि वस्तु घसक जा रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा। डैट फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला W बराबर में कितना होता है, Fs होता है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे बल की दिशा में ही कार्य हो रहा है तो यहाँ पे आपको cos थीटा का झंझट लगाना नहीं, नॉर्मली फॉर्मूला लगा दो। कभी भी बल के दिशा में ही कार्य हो तब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस जो आपके पास बल दिया हुआ है जो कितना दिया हुआ 7 न्यूटन दिया हुआ है और जो S जो दूरी दिया हुआ 8 दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, इसको आपस में गुना कर देना, कितना हो जाएगा 57 जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्य कैसा मतलब जूल होता है, बस आंसर हो जाएगा। तो जब बल की दिशा में कार्य दिया हो तब कुछ भी सोचना नहीं, बस बल को और जो विस्थापन को है वो क्या करना, गुना कर देना। बस देखना कि विस्थापन मीटर में कि किलोमीटर, तो मीटर, अगर किलोमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, और बल तो न्यूटन में ही रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास होगा, ठीक है, 56 जूल या करेक्ट हो जाएगा डी नंबर का, ठीक है। और अगर जैसे जनरली अगर बात करूं तो आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका बल की दिशा में ही विस्थापन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 किलोग्राम की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पे मास कितना है 10 किलो का है तो मैं 10 किलो लिख देता हूँ, इंटू में जी यहाँ पे लेना है 9.8। अगर 10 ना बोले क्वेश्चन में तो 10 मत लीजिएगा, 9.8 ही लीजिएगा, क्योंकि जी क्या है गुरुत्व त्वरण है। इंटू का h कितना है 6 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर तक उठाया गया तो बस इसको गुना कर दो। तो 9.8 को अगर आप लोग गुना करोगे 10 से तो पक्का पक्की 98 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पूरा गायब हो जाएगा 98 गुना में कितना हो गया 6। अब उसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 8 छक 48 के 8 हाथ में रहा 4, ठीक है, 6 9 54 और 4 हो गया 58, यानी कि 588 क्या होगा जूल, क्योंकि ये क्या स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा कैसा मतलब जूल ही होता है, चाहे स्थितिज हो चाहे गतिज हो आपका जूल ही होगा। तो 588 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसी प्रकार से प्रश्न आता ही आपका, ठीक है। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो तनी हुई डोरी में देखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत पर दौड़ते हुए बालक में है, छत पर दौड़ते हुए बालक पर स्थितिज ऊर्जा मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब मैंने बताया था, याद करो पार्ट 1 में, क्योंकि ये मेरा पार्ट 3 वाला वीडियो है, ये जो मैं वीडियो ले रहा हूँ ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाला, नहीं देखे तो देख लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे, वरना बोलोगे सर मैंने ये पढ़ के क्या क्वेश्चन आया नहीं। तीनों वीडियो देखोगे तब तो ना, और मैं अभी और 1-2 वीडियो बनाऊंगा तो सारा वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद एग्जाम में बैठिएगा। तो देखो मैंने बोला था कि अगर किसी वस्तु पर अगर हाइट है तो उस पर स्थितिज ऊर्जा होता है। तो बालक छत के ऊपर दौड़ा, यानी कि छत का तो कुछ तो हाइट होगा ना, जमीन से 10 फुट 20 फुट कुछ तो होगा ना, तो वो कुछ हाइट पर है जिसका उस पर स्थितिज ऊर्जा भी काम करेगी। और चूंकि हाइट में वो यानी छत में वो दौड़ रहा है, इससे उस कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी, यानी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा होता है किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग 1 यूनिट के बराबर बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब व्यावसायिक मात्रा मतलब अरे वही जो घर में मीटर में जो बिजली बिल निकलता है ना, किसमें होता है वो किलोवाट घंटा में होता है। सुना हो ना, इस बार मेरा 100 यूनिट का बिल आया, 200 यूनिट का बिल आया, अरे यूनिट ही किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। तो व्यावसायिक मात्रा क्या है, व्यावसायिक मतलब व्यापार करने का यूनिट क्या है, किलोवाट घंटा। अगर क्वेश्चन में यूनिट दिखे तो वो भी सही, वही यूनिट दिखे तो यूनिट दिखेगा या तो फिर किलोवाट घंटा दिखेगा, दोनों में जो दिखेगा मार दीजिएगा। और दोनों देखे तो एक ऑप्शन जरूर होगा जिसमें आपका किलोवाट घंटा और यूनिट दोनों लिखा जरूर होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ए में दिया हुआ किलोवाट घंटा, बी में दिया हुआ यूनिट, तो सी नंबर का ऑप्शन जरूर होगा, ए और बी दोनों, तो वाला मार दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ध्वनि किसका रूप है, तो ये बेसिकली यहाँ से कुछ ध्वनि वाला ध्वनि वाले चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। ऐसे देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्वनि वाला चैप्टर से कुछ आना नहीं चाहिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी कुछ अपना सिक्योरिटी लेके चलो भाई साहब अगर आ गया तो, क्योंकि भाई साहब इस साल देखा गया है कि सिलेबस से क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहा है, उठपटांग पूछा जा रहा है। पर भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, वीकली टेस्ट है, एक्चुअली आपको मेन टारगेट होना चाहिए मेन बोर्ड एग्जाम। तो मेन बोर्ड एग्जाम के लिए भी पर्पज से अगर मैं बोलूँ, सीधा सीधी मैं बोलूँ कि अगर आप लोग वीकली टेस्ट के पर्पज से अगर मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो आपका मेन बोर्ड एग्जाम भी कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन लाते हैं कि मेन बोर्ड एग्जाम में भी आपका पूछा जाएगा, ठीक है।
एक्चुअली मैं क्वेश्चन उसको सोचकर ही बनाता हूँ मेन बोर्ड एग्जाम को, ठीक है। तो चलिए फिलहाल देखो, जो ध्वनि होता है ये किसका रूप होता है, ध्वनि ऊर्जा का रूप होता है। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि उत्पन्न होती है विभिन्न वस्तुओं में, ठीक है, घर्षण के द्वारा, खुरचने के कारण और रगड़ने के कारण। चाहे किसी चीज को रगड़ो, जैसे कि मैं हाथ को रगड़ू, देखो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। कहीं पे अगर खुरचो, ठीक है, तो भी आपके पास ध्वनि उत्पन्न होगा, घर्षण होगा तो भी ध्वनि उत्पन्न होगा। इनमें से सभी डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, तो बोलेगा कि ध्वनि उत्पन्न होती है तो कंपनमान वस्तु द्वारा। कोई वस्तु अगर कंपित हो रही है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ध्वनि उत्पन्न होने का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वस्तु कंपित होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रही बात। ध्वनि का संचरण होता है, ध्वनि का संचरण ठोसों में, द्रवों में और गैसों में सभी जगह होता है, तो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ध्वनि कहाँ पे संचरित नहीं होता है, आप लोग सोच के रखिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। देखिए, द्रव या पदार्थ जिससे द्रव, यहाँ पे पता है द्रव, कोई द्रव माने यहाँ लिक्विड नहीं है भाई साहब। देखो, ये द्रव का मतलब लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्रव्य। द्रव का मतलब पदार्थ होता है, लेकिन जो नॉर्मली द्रव लिखा होता है इसका मतलब होता है लिक्विड, लेकिन जो द्रव्य होता है इसका मतलब पदार्थ होता है। जो कि यहाँ पे द्रव्य लिखा हुआ है ये पदार्थ का बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ द्रव्य या पदार्थ, जो आप लोग बोलना चाहो। जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है क्या कहलाता है, ध्वनि जिससे होकर संचरित होता है उसको हम लोग माध्यम बोलते हैं, ठीक है। इनर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संचरण के लिए क्या चाहिए भाई साहब, माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम का ध्वनि संचरण नहीं होता। वो माध्यम आपका हवा हो सकता है, आपका कोई ठोस चीज हो सकता है, लोहा हो सकता है, आपका सब्जी हो सकता है, सब्जी, हाँ, आलू, बैर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ध्वनि संचरण करने के लिए आपको कोई भी माध्यम चाहिए। अब यही जैसा कि मैंने पूछा था कि ध्वनि कहाँ संचरण नहीं हो सकती, तो ध्वनि जहाँ पे माध्यम नहीं होता। कहाँ पे माध्यम नहीं होता है, तो भाई साहब माध्यम कहाँ नहीं होता है, निर्वात में। अगर आप लोग अंतरिक्ष में जाके बोलोगे तो भाई साहब आपका आवाज दूसरे, मान लो कि आप और आपके दोस्त अंतरिक्ष चले गए, आप उसको कितना भी चिल्ला के कुछ भी बोलो लेकिन वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे माध्यम है ही नहीं। यही पृथ्वी पर बोलो तो टाइम टाइम सुना पड़ता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको क्यों सुना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर माध्यम में हवा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संचरण का सामान्य माध्यम क्या है, तो सबसे सीधा बात, ध्वनि संचरण का सबसे सामान्य माध्यम वायु है। जैसे नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, वायु में बोल रहा हूँ ना। अगर मान लो वायु नहीं होता, अगर ठोस होता तो मुझे बोलने के लिए मेरा मुंह जमीन में या कोई ठोस वस्तु पे सटा के बोलना पड़ता, पर ऐसा नहीं ना होता है। मुझे में वायु में नॉर्मली बोलता तो आपको सुनाई पड़ता, तो इसलिए आपके पास वायु सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सामान्य माध्यम पूछा है, उपयुक्त सभी मत मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं होता, लोग क्वेश्चन आ गया तो निर्वात में, अभी मैंने बताया था, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है, तो ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, याद रखनी मेरी बात, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंग बनते हैं, ध्वनि तरंग जो बनता है वो संपीड़न और विरलन से बनता है, यानी कि ए और जो बी हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो ये प्रश्न आ गया, जैसे कि मैंने बोला था कि जब बताऊंगा तब देख लो। तो क्वेश्चन आपके पास आ गया कि गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हो और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहली बात, गतिज ऊर्जा क्या है, तो देखो किसी गतिशील वस्तु के पास कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली, ये भी क्या है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। बहता हुआ हवा हो गया, झरने से गिरता हुआ पानी हो गया, ये सभी क्या हो गया, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब देखो, गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिएगा और इस साइड में एक गोला बनाएगा और सेम साइज के इधर भी वही सेम साइज का एक गोला बनाइएगा, ठीक है। और इस गोला का द्रव्यमान मान लीजिए एफ है, ठीक है ना, सॉरी द्रव्यमान बोला ना एम है, तो वैसे यहाँ पे लिखा है कि माना एम द्रव्यमान के पिंड पर एफ बल कार्य करता है, जिससे पिंड में ए त्वरण उत्पन्न होता है। मैंने समझो, ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने दो पिंड बनाने को बोला है, परंतु ये दोनों पिंड अलग अलग नहीं है, इसीलिए तो मैंने बोला था कि दोनों सेम साइज का बनाना, ठीक है। दोनों का मास सेम होना चाहिए, जितना बड़ा ही उतना बड़ा ही होना चाहिए। एक्चुअली जैसे यहाँ पे एक पिंड मान लो गेंद है, फुटबॉल है, ठीक है। इस फुटबॉल में इस तरह देख लो तीर इधर है ना, देखो एफ के ऊपर में तीर इधर है, यानी कि बल किधर लग रहा है, इस साइड में लग रहा है। तो इस पर एक मान लो बल काम किया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि इसमें त्वरण आ गया। त्वरण आने के कारण क्या होता है कि ये कुछ दूर तक विस्थापित हो गया और यहाँ पे आ गया। तो यही पिंड चल के यहाँ आ गया, इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि दो को बनाओ, ठीक है। यही पिंड जब इस पे बल लगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मूव होकर यहाँ पे चला आया और वो कितना दूरी चला, ये एस डिस्टेंस चला। फिर से समझो, इस पिंड का द्रव्यमान जो कि एम है, इस पर जब एक फोर्स लगा तब इस पर त्वरण कार्य किया और त्वरण के कारण ये एस दूरी तक एस विस्थापन क्या हुआ, विस्थापित हो गया और अभी ये पिंड कहां पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि माना एम द्रव्यमान के पिंड पर एफ बल कार्य करता है, जिससे पिंड में ए त्वरण उत्पन्न होता है, जिस पर क्या होता है कि पिंड का जो वेग होगा वो एस दूरी तय करने पर भी हो जाता है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा और अच्छा करके लिख लीजिएगा कि
पिंड का प्रारंभिक वेग u बराबर में 0 है तथा s दूरी तय करने पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर से सुन लो, पिंड का प्रारंभिक वेग बराबर 0 है, ठीक है, s दूरी तय करने पर इसका जो वेग हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, वो v हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिएगा। क्योंकि समझो, जैसे पिंड अभी मान लो कि नॉर्मल जब इस पर बल नहीं लगा तब यहीं पे खड़ा था, यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना था, u था, लेकिन जब बल लगा तब इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, और त्वरण उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से मूव होकर ये यहाँ पे चला आया, और ये जब यहाँ पे चला आया तब ये जरूर कुछ ना कुछ, भाई साहब ये चला तभी ना आया, यानी कि यही कुछ कितना चला, वही इसको हम लोग v से मेजर करते हैं, इसका अंतिम वेग हो गया, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है, क्योंकि पहले ये रुका हुआ था, पर जब ये मूव होना शुरू हुआ तब इसका अंतिम वेग v हो गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और कब हुआ, जब इस पर बल कार्य किया, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले इसका प्रारंभिक वेग था, s दूरी तय किया तो इसका अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही चीज लिखा है कि अब प्रारंभिक वेग बराबर में देख लो, यहाँ पे 0 है, अंतिम वेग v है, त्वरण आपके पास a है, दूरी कितना तय किया, s क्या है, और इस पर बल कितना कार्य किया, f किया गया है। तो जाहिर सी बात है, हमको यहाँ पे गतिज ऊर्जा निकालना है, यानी कि कार्य निकालना है। क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या है, देखा जाए तो कार्य, जो कार्य हुआ किसी भी वस्तु के गति के कारण जो कार्य होता है वही तो ऊर्जा होता है ना, उसका गतिज ऊर्जा। तो एक्चुअली कार्य का ही बात चल रहा है, गति के कारण जो कार्य हो वही ऊर्जा होता है। तो इसलिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू दूरी होता है, बल गुना दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बल गुना दूरी लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, बल गुना दूरी लिख लीजिएगा, और दूरी यहाँ पे वही की विस्थापन है, यानी ऐसी ही है, ठीक है। और सबको पता है कि बल को हम लोग एफ से दिखाते हैं और दूरी को हम लोग एस से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो, एफ का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, एफ बराबर में एम ए होता है, तो बस हम लोग इस एफ के जगह पे एम ए लिख देंगे और एस के ऐसे ही रहने देंगे। वही चीज हम देख लो, ब्रैकेट में लिखा है कि एफ बराबर में, यहाँ पे हम लोगों ने एम ए का यूज किया हुआ है, यहाँ पे डबल ब्रैकेट आ गया, तो इस सब पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। आप समझो अब मैंने क्या किया कि देख लो, इस ए को और एस को आपस में इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एम ए एस तीनों आपस में गुना में, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और एम को मैं बाहर में रख देता हूँ, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो। अब एक समीकरण पढ़ा है, गति का समीकरण याद करो, ठीक है, गति वाले चैप्टर में v बराबर में u स्क्वायर प्लस का 2as। पर यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई साहब देखो, u का वैल्यू यहाँ पे 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, इस कारण से u का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, यानी 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा ना, इसलिए यहाँ पे v स्क्वायर बराबर में 0 का स्क्वायर प्लस का 2as लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये 0 स्क्वायर तो 0 ही हो गया, खत्म हो गया, तो v स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, 2as हो गया। तो वही चीज यहाँ पे क्या किया, v स्क्वायर को बाद में लिख दिया गया, 2s को इधर लिख दिया गया, बस वही चीज लिखा है कि 2s बराबर में v स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग a को निकाल लेंगे, a निकालेंगे तो 2 और s जो कि यहाँ गुना में एक के साथ दर्जा के भागा में हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, ठीक है ना, 2s आ गया। तो वैसे यहाँ पे लिखा है कि v स्क्वायर बराबर में 2s। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा a का मान निकला, जो a बराबर में v स्क्वायर बाय में 2s निकला, इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में जो यहाँ पे a है उसके जगह पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे m का m हो जाएगा, a के जगह पे कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर में v स्क्वायर बाय में 2s इंटू का आपके पास यहाँ पे कितना है, s हो जाएगा। अब यहाँ से ये s और ये s कट गया, तो क्या बच गया, सिर्फ m इंटू का v स्क्वायर बाय में 2। तो वैसे यहाँ पे देख लो कि ms इंटू का v स्क्वायर बाय में 2s, तो यहाँ से देख लो s गया, तो कितना बच गया, देखा जाए तो यहाँ बच गया आपके पास वही m का m रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और v स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचे, क्योंकि s तो खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास v स्क्वायर बाय 2 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, m इंटू का 1 बाय में 2 इंटू का v स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं 1/2 को आगे लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 को ही तो हाफ बोलते हैं ना, एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर ये तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो लो लास्टली आप लोगों ने डिराइव कर लिया। तो इसको डिराइव करने के लिए आपको टोटल 2 फॉर्मूला आना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात कार्य का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि क्या होता है, W बराबर में एफ होता है, और इस एफ का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि कितना होता है, एम ए होता है, और एक गति का समीकरण आना चाहिए, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको पास आना चाहिए। तो कुल मिलाकर 3 फॉर्मूला अगर आता है तो आप लोग इसको डिराइव कर सकते हो। तो वैसे आप लिखा कि पिंड पर किया गया कार्य, यही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में रहता है, इसीलिए जो गतिज ऊर्जा है वो के बराबर में हाफ एम वी स्क्वायर। अरे यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि जो गति के कारण जो कार्य होता है वही उसका गतिज ऊर्जा होता है। यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला भाई साहब, हम लोगों ने एफ इंटू एस का उपयोग करके हम लोगों ने इसको हाफ एम वी स्क्वायर को प्रूव किया, और एफ एस क्या था, कार्य ही तो था ना, यानी कि कार्य का फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोगों ने क्या किया, इसको डिराइव किया, और यहाँ पे कार्य ही तो आपका गतिज ऊर्जा है ना, तो इसलिए जो कार्य होगा उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कार्य ही क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे ये कोटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलो और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पर आते हैं, जो कि अब हम लोग प्रूव करेंगे कि भाई साहब देखो कि जो
स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देखो जिस प्रकार से गतिज ऊर्जा में हम लोगों ने पढ़ा कि गति के कारण जो कार्य होता है वही उसका क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। उसी प्रकार से देखो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उसके क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे पहाड़ पर रखा हुआ कोई वस्तु हो गया, घड़ी की कमानी हो गया, और मान लो कोई ऊंचाई पर कोई टैंकी है उस पर पानी जो भरा हुआ है उस पर भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले व्यंजक प्राप्त करते हैं। देखो व्यंजक के लिए क्या करेंगे, एक हम लोग इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। इसमें कोई क्या करेंगे, सबसे पहले एक तल बनाएंगे, ये आपका पृथ्वी का सतह है। एच ऊंचाई पर, कुछ ऊंचाई पर क्या करेंगे, एक एम द्रव्यमान का कोई पिंड क्या करेंगे, उसको हम लोग इस प्रकार से स्टक कर देंगे, खड़ा कर देंगे। ठीक है, ये एच ऊंचाई पर है। ठीक है, अब समझो मेरा बात वही चलेगा कि माना एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना, यानी कि ये जो एम द्रव्यमान का वस्तु ये पृथ्वी से एच ऊंचाई पर मान लो कि स्थिर है, यानी कि ना ही ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एकदम दायां बाएं कहीं नहीं, एकदम स्टक, एकदम खड़ा हुआ है वहां पे। ठीक है, स्थिर है। ठीक है अब देखो, अब जब वहां पे वो खड़ा है, जाहिर सी बात है कि उस वस्तु को पृथ्वी अपने नीचे और खींच रहा होगा इस तरह से। अब भाई साहब कितना बल से वो खींच रहा होगा बताओ, तो भाई साहब जो पृथ्वी उसको खींच रहा होगा ये प्रकार का बल ही तो होगा ना, यानी कौन बल से खींच रहा होगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पृथ्वी कोई भी वस्तु को mg बल से खींचता है। बोला ऐसा क्यों होता है सर, mg बल क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो पृथ्वी जो किसी वस्तु को खींचता है वो प्रकार का बल ही होता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि बल का फॉर्मूला कितना होता है, ma होता है। ये तो नॉर्मल बल का फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे m मतलब वस्तु का द्रव्यमान हो गया, a मतलब त्वरण हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग विशेष केस पर बात करें कि पृथ्वी किसी वस्तु को खींच रही है, तो पृथ्वी जब किसी वस्तु को खींचेगी तो उस टाइम पे उसका वस्तु का जो मास होगा वो तो m ही होगा, परंतु जो उसका त्वरण होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो बल का फॉर्मूला ma होता है, a मतलब होता है त्वरण। पर जब पृथ्वी किसी वस्तु खींचेगा तब उस टाइम पे जो त्वरण होगा वहां पे त्वरण a नहीं लिखेंगे, यहाँ पे g लिखेंगे, छोटा g, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्व त्वरण वर्ड का उपयोग किया जाता है जब पृथ्वी के लिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है उस केस में अगर हम लोग उस बल निकालेंगे तब वहां पे mg यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे g यूज करते हैं, क्योंकि g क्या होता है, गुरुत्व त्वरण होता है, एक प्रकार का g त्वरण ही होता है, इसलिए g का ऐसा मतलब जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी इस पिंड पर नीचे की ओर बल कार्य कर रहा होगा जो कि mg होगा। अब आप ही लोग बताओ, जैसे मान लो कि एक बक्सा है और आप इधर से धक्कर रहे हो और आपका दोस्त इधर से धक्कर रहा है, और आप दोनों का दोनों सेम पावर है आप दोनों के पास, तो बता बक्सा किधर जाएगा, आपकी ओर जाएगा, दोस्त की ओर जाएगा, किधर नहीं जाएगा, बीच में खड़ा रहेगा, क्योंकि आप जितना बल लगा रहे हो उतना ही बल आपका दोस्त भी लगा रहा है, क्योंकि आप दोनों का बल समान है। तो अब बस सेम केस यहाँ देखो, ये जो वस्तु है ये एच ऊंचाई पर जाने के बाद रुका हुआ है, ना ये दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि पृथ्वी जितना बल से इसे खींच रही है जो कि कितना है mg है, उतना ही बल से इस वस्तु को कोई ऊपर की ओर धकेल के रखा है, जो कि कितना बल से, mg बल से ही खींच के रखा हुआ है ऊपर की ओर। ठीक है, तभी तो ये वस्तु नीचे नहीं आ रहा, ना ही ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर की ओर थोड़ा ज्यादा बल हो जाएगा तो वस्तु ऊपर चला जाएगा, अगर नीचे की ओर थोड़ा ज्यादा बल हो जाएगा तो वस्तु नीचे की ओर आ जाएगा। लेकिन वस्तु बीच में खड़ा क्यों है, क्योंकि जितना बल नीचे की ओर लग रहा है उतना ही बल ऊपर की ओर भी लगाया जा रहा है ताकि वस्तु वहां पे खड़ा हो। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, यानी कि इस वस्तु को यहाँ पे खड़ा रखने के लिए आपको उतना कार्य करना पड़ेगा जितना कार्य नीचे की ओर पृथ्वी खींचने में इसको कर रही है mg जो कार्य कर रही है उतना ही कार्य आपको ऊपर की ओर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की ओर उतना ही कार्य करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख लो कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्यों है, क्योंकि भाई साहब देखो इस वस्तु को तो नो डाउट कि ये हर समय खींचेगा नीचे की ओर पृथ्वी, लेकिन ये वस्तु यहीं पे खड़ा इसलिए क्योंकि इसको एक बल ऊपर की ओर यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कोई एक कार्य चल रहा है, कोई एक वर्क हो रहा है, जिस वर्क के कारण ये नीचे की ओर जाने और वर्क उतना ही हो रहा है जितना कार्य इस पृथ्वी इस पिंड को खींचने में कर रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी ये किसके कारण होगा, वो स्थित क्यों है वहां पे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वस्तु पर कोई एक कार्य हो रहा है, वस्तु पर क्या कर रहा है, वस्तु को उठाने में क्या क्या कार्य जो होगा, इसी कारण से उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा है। क्योंकि समझो, फिर से समझो, जो वस्तु मान लो यहाँ पे m ऊंचाई पर है, ठीक है, तो वस्तु यहाँ पे ऊंचाई पर क्यों स्थित है, ये स्थित है तभी तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है ना। अगर मान लो ये नीचे की ओर गिरेगा तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा, अगर ऊपर की ओर जाएगा तो भी ये मूव करेगा तो भी गतिज ऊर्जा हो जाएगा, लेकिन इसमें स्थितिज ऊर्जा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये खड़ा है, और ये खड़ा इसीलिए है क्योंकि भाई साहब इसमें ऊपर की ओर एक बल लग रहा है जो नीचे की ओर लगने वाले mg के बराबर है, क्योंकि mg तो इस वस्तु पर लगेगा, चाहे वस्तु ऊपर की ओर जाए, चाहे नीचे की ओर जाए, चाहे पे हिले चाहे ना हिले, इस पर तो हर समय 24 घंटा इसमें आपके पास mg बल लगेगा। लेकिन ये वहां पे
स्थिर इसलिए है क्योंकि इसमें आप लोगों ने ऊपर की ओर बल लगा के रखा हुआ है। जैसे बल को हटाओगे ये नीचे की ओर आ जाएगा, जैसे बल को नीचे की ओर हटाओगे ऊपर नीचे की ओर आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, जैसे बल ऊपर की बल हटाओगे ये नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला बल तो ये हर समय लग रहा है, इसको आप हटा नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाला बल आप लोग हटा सकते हो। यानी कि जो इसका मेन यहाँ पे फिक्स होने का, इस वस्तु का यहाँ पे कारण ये है, एच ऊंचाई पर फिक्स होने का मेन इसका रीजन ये है कि इसको ऊपर की ओर एक कार्य हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस यहाँ पे लिखा कि वस्तु के स्थितिज ऊर्जा का मेन कारण क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के विरोध वस्तु को ऊपर उठाया गया कार्य, यही इसका मेन स्थितिज ऊर्जा का कार्य है। अब ऐसा यहाँ पे चूंकि उठाने में कार्य हो रहा है और वो कार्य का फॉर्मूला कितना होता है, बल गुना विस्थापन होता है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे बल कितना लग रहा है वस्तु को उठाए में रखने के लिए, कितना कार्य हो रहा है, तो भाई साहब उतना ही बल लग रहा है जितना बल से उस वस्तु को पृथ्वी नीचे की ओर खींच रहा है। यानी कि बल के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, mg लिख सकते हैं, ठीक है। और विस्थापन भाई साहब कितना विस्थापन हो रहा है, वही h विस्थापन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। विस्थापन कितना है यहाँ पे आपके पास देखा जाए तो वस्तु h ऊंचाई पर उठा हुआ है, यानी कि आपके पास बल के जगह पे हम लोग mg लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे उतना ही बल चाहिए जितना बल पृथ्वी उसको खींच रही है, ठीक है, तब ना वो स्टक होगा वहाँ पे खड़ा रहेगा। तो बल के जगह पे हम लोग mg लिख देंगे और विस्थापन के जगह पे h लिख देंगे, क्योंकि कितना विस्थापित हुआ ये ऊपर की ओर h दूरी पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यही फाइनल फार्मूला हो गया स्थितिज ऊर्जा का mgh। तो इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मली आपके पास F बराबर में आपके पास mg का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ कार्य का फॉर्मूला आपके पास आना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। हाँ, 2 ही क्वेश्चन मैंने कराया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इस चैप्टर का मुझे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था मैंने करा दिया है, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स का उपयोग होगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख ही लोगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।